हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जेलस वंश। अब आगे आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने गार्डस से बोला, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इनके किए की सजा उन्हें मिल चुकी है। उसके गार्डस आदित्य के ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। अब उनके पास गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं था। वंश के एक इशारे पर उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। दोनों बाप बेटों को अगर पहले से पता होता कि उनकी गुस्ताखी का ये हश्र होने वाला है तो वे ये गलती कभी नहीं करते। अब उन्हें समझ आ चुका था कि आदित्य कितना पावरफुल इंसान है, जिसके एक इशारे पर ही वे बर्बाद हो गए थे। वहां से निकलकर दीक्षा अपने कॉलेज के लिए निकल गई, वहीं कृतिका अपने ऑफिस के लिए। वंश और आदित्य भी ऑफिस के लिए निकल गए। शाम के वक्त आदित्य आज जल्दी घर वापस आ गया। वह दीक्षा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर रूम पहुंचकर दीक्षा उसे कहीं नजर नहीं आई। आदित्य ने अपनी ब्लेजर को साइड में रखते हुए अपनी नजरों से दीक्षा को ढूंढने लगा। उसकी नजर दीक्षा के बैकपैक पर गई। उसे देखकर वह समझ गया कि दीक्षा कॉलेज से आ चुकी है। वह वॉशरूम गया और शॉवर लेकर बाहर आ गया। उसने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था, पर अभी भी उसे दीक्षा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दीक्षा कॉलेज से आकर जनरली रेस्ट ही किया करती थी। कुछ सोचते हुए आदित्य की आंखें छोटी हो गईं। वह खुद से ही बोला, हाय होप ये लड़की वहाँ ना हो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वह स्विमिंग पूल वाले रूम में जाता है तो दीक्षा वहाँ भी नहीं होती। कुछ सोचकर वह स्टडी रूम में जाता है। वहाँ जाकर आदित्य की आंखें सामने वाले पर ही अटक जाती है, क्योंकि सामने दीक्षा एक लकड़ी के बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसके थैले में अलग अलग तरह के टूल्स रखे हुए थे जो पेंटिंग करने के काम आते थे। कलर पैलेट पर उसने कलर सजा रखा था। उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और नीचे जीन्स की शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। वह बहुत डेडिकेटेडली कुछ ड्रॉ करने में लगी हुई थी। वह इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे आदित्य के उस रूम में एंटर करने की भनक भी नहीं लगी। आदित्य वही दीवार पर टेक लगाकर अपनी क्यूट वाइफी को निहारने में लगा हुआ था। दीक्षा ने अपने बालों को बांध कर रखा था, पर दो बालों की लंठें ऐसी थी कि बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रही थी। आदित्य देखना चाहता था कि उसकी वाइफी क्या ड्रॉ कर रही है। वह आहिस्ते से उसके पास गया और पीछे से ही उसे हक कर लेता है। दीक्षा इस अचानक हुए हक से चौंक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आई। वह आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कहते हुए उसकी गर्म सांसें आदित्य के चेहरे पर पड़ने लगी। आदित्य दीक्षा के बालों को कान के पीछे करते हुए दीक्षा की पेंटिंग देखने लगा। दीक्षा ने किसी राजकुमारी की पेंटिंग बनाई थी, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। दरअसल दीक्षा को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। जब भी उसे अपनी डिजाइनिंग से टाइम मिलता था तो वह कैनवस लेकर पेंटिंग करने लगती थी। आदित्य देख पा रहा था कि दीक्षा ने बड़ी ही खूबसूरती से पेंटिंग बनाई थी। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल पेंटर की तरह एक एक एलिमेंट का बारीकी से ध्यान रखा था। आदित्य दीक्षा के गालों पर किस करते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाओ वाइफी, मुझे नहीं पता था कि मेरी लिटिल वाइफी इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। ये सुनकर दीक्षा के फेस पर स्माइल आ गई। वह आदित्य की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली, आदि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? उद्धरण चिन्ह। आदित्य पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी इट्स जस्ट परफेक्ट। तुम्हारी ये स्किल वाकई में तारीफ के काबिल है, पर तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग करना सीखा कहाँ से? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उस पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोली, पेंटिंग करना तो शुरू से ही मेरा हॉबी था, पर जैसे जैसे मैं पेंटिंग करते गई मेरी स्किल और शार्प होती गई। मेरी एक आर्ट टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत सारे टिप्स दिए कि एक पेंटिंग को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो खुद भी एक बहुत अच्छी पेंटर थी, उनसे बहुत कुछ सीखा था मैंने। वो मेरी फेवरेट भी थी। बस उन्हें फॉलो करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई, पर मैं अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करती रहूंगी। ये बात मैंने अपनी मैम से ही सीखा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य को अपनी मॉम की याद आ गई, क्योंकि उसकी मॉम को भी पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो भी एक बहुत अच्छी पेंटर थी। उनकी पेंटिंग की खूबसूरती ये थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता था और असली ऑब्जेक्ट और पेंटिंग में फर्क करना भूल जाता था। आज दीक्षा की पेंटिंग को देखकर भी उसे एहसास हो रहा था कि उसकी पेंटिंग और उसकी मॉम की पेंटिंग में कुछ तो सिमिलरिटी है। वह दीक्षा की बातों को भी ध्यान से सुन रहा था। उसे उसके मैम के बारे में भी जानने की इच्छा हुई, जिसने उसकी वाइफी को इतना कुछ सिखाया।
वह दीक्षा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, मैं उस मैडम का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मेरी क्यूट वाइफी को इतना कुछ सिखाया। कोट। दीक्षा स्माइल करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, उनका नाम। दीक्षा ने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य के फोन पर किसी का कॉल आ गया। यह उसके एक क्लाइंट का फोन था। उसने कॉल पिक किया और अपने सोफे के पास जाकर बातें करने लगा। दीक्षा अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने में लग गई। वैसे तो लगभग ये पूरी हो चुकी थी, पर थोड़ा बहुत जो कुछ भी बाकी था दीक्षा उसे कंप्लीट करने में लग गई। आदित्य को बात करते करते 1 घंटे हो गए। जब वह कॉल डिस्कनेक्ट करके दीक्षा के पास आया तो दीक्षा अपनी पेंटिंग रेडी कर चुकी थी। साथ ही उसके गालों पर कलर्स भी लग गए थे। वह बहुत क्यूट लग रही थी। साथ ही उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा। दीक्षा पेंटिंग को देखने के बाद एक नजर खुद को देखती है जो अब तक रंग से नहा चुकी थी। आदित्य उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर दीक्षा उसके गर्दन पर अपना हाथ लपेटते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हें साफ करने। ये कहते हुए वह दीक्षा को बाथटब के पास खड़ा कर देता है। वह जैसे ही दीक्षा के पास जाकर उसके कपड़े रिमूव करने लगता है, दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदि मैं नहा लूंगी। कोट। ये देखकर आदित्य अपना काम जारी रखते हुए बोला, मुझे पता है। वह दीक्षा के कपड़ों को रिमूव कर उसे बाथटब में आहिस्ते से डाल देता है, फिर खुद के कपड़े हटाकर वह भी बाथटब में आ जाता है। वह दीक्षा को अपने ऊपर कर लेता है। पानी गर्म था इसलिए दीक्षा को रिलैक्स फील हो रहा था। वह एक नजर आदित्य के चेहरे की तरफ देखती है। ये देखकर आदित्य उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। दीक्षा आदित्य की बैक को अपने मुलायम हाथों से थामते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। आदित्य दीक्षा की खुली पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर किस कर लेता है। दोनों घंटों तक बाथटब में रहकर एक दूसरे को फील करते हैं। फिर आदित्य आहिस्ते से बाथटब से बाहर आता है। वह बाथरोब पहनकर चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े पहन कर आता है। फिर दीक्षा को एक व्हाइट टॉवेल में लपेटकर बाहर बेड पर बिठा देता है। वह उसे कंफर्टेबल नाइट वेयर पहना देता है। जैसे ही वह दीक्षा के बाल सुखाने लगता है, उसका हाथ दीक्षा के माथे को टच कर जाता है। वह दीक्षा के बालों को अच्छी तरह सुखाकर टॉवेल को उसकी जगह पर रख देता है। वह दीक्षा के पास बैठकर उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है। दीक्षा की बॉडी गर्म महसूस हो रही थी। उसका चेहरा भी कुछ मुरझाया सा लग रहा था। जनरली दीक्षा के साथ ऐसा नहीं होता था। दीक्षा को थोड़ी सुस्ती भी महसूस हो रही थी, इसलिए वह आदित्य के सीने में अपना सिर टिका देती है। आदित्य उसके माथे को सहलाते हुए बोला, दीक्षा आर यू फाइन? तुम ठीक हो? कोट। दीक्षा को पता थी अगर उसने आदित्य को कह दिया कि उसे अच्छा नहीं लग रहा तो उसे ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ेगी, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी थकी हुई आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। सिर में थोड़ा दर्द है, पर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोट। आदित्य भी दीक्षा की बात मानकर उसे बेड पर आहिस्ते से लेटा देता है। वह जैसे ही जाने को होता है, दीक्षा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी बाहों में सोना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य वहीं रुक गया और दीक्षा के बगल में लेट गया। दीक्षा उसके करीब आ गई। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में छिपा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। दीक्षा अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। आदित्य के प्यार से सहलाने से दीक्षा जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। आदित्य कुछ सोचने में लगा हुआ था, तभी उसे दीक्षा का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जिससे वह काफी परेशान हो गया। दीक्षा नींद के आगोश में जा चुकी थी, इसलिए वह उससे पूछ भी नहीं सकता था कि उसे कैसा फील हो रहा है। वह दीक्षा के माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी आई होप तुम्हारी तबीयत ठीक हो। कोट। वह यूं ही दीक्षा को अपने सीने से लगाए हुए था। थोड़ी देर बाद डिनर के वक्त उसने दीक्षा को उठाना चाहा, ताकि उसे खाना खिलाकर मेडिसिन दे सके। इसलिए उसने दीक्षा के गालों पर थपकी देकर उसे जगाने की कोशिश की। दीक्षा ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। आदित्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी डिनर का टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो हम। कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर आदित्य को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि दीक्षा खाने को न कह रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब दीक्षा सामने से खाने को मना कर रही हो।
वह दीक्षा के सिर को सहलाते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी थोड़ा सा खा लो। दीक्षा ने किसी छोटे बच्चे की तरह ना में सिर हिलाते हुए कहा, आदि मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। आदित्य को अजीब तो लग रहा था पर उसने उसे फोर्स नहीं किया और उसके पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा। दूसरी तरफ आदित्य के जाने के बाद वंश भी ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलते हुए उसने सोचा कि क्यों न वह आज कृतिका को लेने उसके ऑफिस जाए। वैसे भी वह कल रात घर लेट आया था, ऐसे में कृतिका को भी अच्छा लगेगा कि वह उसे लेने आया है। वंश ने अपनी कार कृतिका के ऑफिस की तरफ मोड़ दी। 20 से 25 मिनट के बाद वह कृतिका के ऑफिस बिल्डिंग के सामने था। उसने पहले कृतिका को कॉल करके बुलाने का सोचा पर फिर उसने सोचा कि वह खुद ही उसे लेने के लिए जाए। वह ऑफिस के अंदर अपने कदम रखता है। अंदर रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये मिस्टर आदित्य मल्होत्रा के असिस्टेंट हैं। दरअसल ये ऑफिस भी आदित्य की कंपनी इन्फिनिटी एम्पायर के अंदर काम करती थी, इसलिए वंश का पहले भी उस ऑफिस में आना जाना हो चुका था, पर तब उसे ये नहीं पता था कि उसकी वाइफ इस ऑफिस में काम करेगी। रिसेप्शनिस्ट ने वंश को ग्रीट किया। वंश ने उसे कृतिका के डिपार्टमेंट के बारे में बताया और उसका लोकेशन पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कृतिका के वर्क प्लेस का एड्रेस दिया। वंश लिफ्ट से होते हुए उस तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह कृतिका के वर्क प्लेस के पास पहुंच गया। वंश जो अब तक एकदम खुश नजर आ रहा था, उसकी खुशी सामने का नजारा देख पल भर में गायब हो गई। कृतिका अपने लैपटॉप पर आंखें गड़ाए हुए थी। एक लड़का उसके बगल में खड़ा था। कृतिका उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे समझाने के बाद वह लड़का स्माइल करते हुए कृतिका से बोला, पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। उद्धरण चिन्ह। कृतिका भी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आरती भी तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर वह लड़का स्माइल करते हुए बोला, पर तुमने जो बात है वो आरती में कहा। ये कहते हुए वह कृतिका को स्माइल करते हुए देखने लगता है। वंश जो कब से अपनी जलती आंखों से उस लड़के को देख रहा था, उसके दिल में उसे अपनी वाइफ को देखता देख सांप लौटने लगा। वंश का बस मन कर रहा था कि वह अभी जाकर उस लड़के से कह दे कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे, पर उसने खुद को रोक लिया और वो लड़का भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कृतिका अपने लैपटॉप को शट डाउन करने ही वाली थी कि तभी उसे वंश दिख गया। उसे देखकर कृतिका को बहुत हैरानी हुई, साथ ही बहुत खुशी भी। इमोशनली ईशा, पर उसने खुद को रोक लिया और वो लड़का भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कृतिका अपने लैपटॉप को शट डाउन करने ही वाली थी कि तभी उसे वंश दिख गया। उसे देखकर कृतिका को बहुत हैरानी हुई, साथ ही बहुत खुशी भी। अब आगे वह वंश की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली, आप यहाँ। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम आज ऑफिस से जल्दी निकल गया था, इसलिए सोचा कि तुम्हें पिक करते हुए जाऊं। ये सुनकर कृतिका अपना बैग लेकर वंश के पीछे पीछे जाने लगी। वंश के बगल में आकर जब कृतिका ने वंश की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जेलेसी थी। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वंश जेलिस क्यों हो रहा है और किससे हो रहा है, पर उसने ज्यादा न सोचते हुए उसके साथ जाने लगी। वंश ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। कृतिका अंदर बैठ गई और वंश अपनी ड्राइविंग सीट पर आ गया। कृतिका वंश के फेशियल एक्सप्रेशन को अभी भी ध्यान से नोटिस कर रही थी। उसे अभी भी उसके फेस पर जेलेसी नजर आ रही थी। वह यूं ही वंश को देखते देखते आंखें बंद कर लेती है। वंश के फेस पर जेलेसी थी क्योंकि अभी भी उसे कृतिका के उस कलीग का उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखना याद आ रहा था। दूसरी तरफ ईशा अपने ऑफिस में थी। वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। बात करते ही उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने ऑफिस से दौड़कर बाहर आ गई। वह बिना टाइम वेस्ट किए मेहता हाउस के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले नंदिनी जी के कमरे में गई। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से उन्हें अपने कार में बिठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दरअसल ईशा को वह फोन कॉल उसके घर के एक सर्वेंट ने किया था, क्योंकि नंदिनी जी गिरकर बेहोश हो गई थी और उनकी पल्स भी बहुत धीमी चल रही थी। ये सुनकर ही ईशा बहुत टेंशन हो गई। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में डॉक्टर्स नंदिनी जी का चेकअप कर रहे थे। ईशा को बाहर रहने के लिए कहा गया था, इसलिए वह बेसब्र होकर बाहर इधर उधर टहल रही थी। वह लगातार भगवान से प्रे कर रही थी कि उसकी दादी को कुछ न हो। वह रह रहकर ग्लास विंडो से नंदिनी दादी जी को देख रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर ईशा की आंखें नम हो गई थी।
वह किसी भी कीमत पर अपनी दादी माँ को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपनी फैमिली में अपना कहने को दादी माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके मॉम और डैड का तो पहले ही डाइवोर्स हो चुका था जब वह छोटी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आ गए। ईशा खुद को संभालते हुए उनके पास जाकर बोली, डॉक्टर वो ठीक तो है ना? डॉक्टर्स ने ईशा को एक सीरियस लुक दिया, जिससे ईशा की जान हथेली पर आ गई थी। डॉक्टर ईशा की तरफ देखते हुए बोले, मिस मेहता, डरने की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर अच्छा हुआ कि आप इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आईं, वरना इनकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी। ईशा एक नजर अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोली, इन्हें होश कब तक आएगा? उद्धरण चिन्ह, डोंट वरी, इन्हें इंजेक्शन दे दिया गया है, बस कुछ ही घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर्स उस कमरे से बाहर आ गए। ईशा अपनी नम आंखों से अपनी दादी की तरफ देखते हुए उनके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे आहिस्ते से किस कर लेती है। वह आहिस्ते से उनके हाथों को वही बेड पर रख देती है। तभी ईशा को अपने कंधे पर किसी का गर्म टच महसूस होता है। वह पीछे पलटकर देखती है तो यह विहान होता है। वह एकदम से विहान के सीने से लिपट जाती है। विहान उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। विहान थोड़ी देर तक यूं ही ईशा को कंफर्ट करता है, तभी उसे अपने सीने पर गीला गीला सा फील होता है। ये महसूस करके वह ईशा को खुद से अलग करता है तो देखता है कि ईशा की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। वह ईशा की तरफ झुककर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, डोंट क्राई, तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। ये कहते हुए वह ईशा की पीठ को रब करने लगता है। ईशा अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, विहान, वो दादी। विहान उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, शश, कुछ नहीं होगा दादी को, शी विल बी परफेक्टली फाइन, ओके, कोट। ईशा विहान के सीने से लिपटी हुई होती है। उसे उसकी बाहों में एक सुकून मिल रहा था। विहान के वहां पर होने से ईशा को बहुत हिम्मत मिल रही थी। विहान को जैसे ही पता चला कि नंदिनी दादी जी की तबीयत खराब हो गई है, वह तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि उसे पता था ईशा की हालत इस वक्त कैसी होगी। वह किसी भी हाल में उसे अकेला महसूस होने नहीं देना चाहता था। ईशा विहान के सीने पर सिर रखे हुए नंदिनी जी की तरफ देख रही थी। विहान ईशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बीच बीच में उसके सिर पर किस कर रहा था। तभी नंदिनी जी के हाथ हिलते हुए नजर आए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आंखें भी खोल दी। ईशा बिना टाइम वेस्ट किए उनके पास गई और उनके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद वह दादी से अलग हुई और उन पर बिगड़ते हुए बोली, दादी माँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कोई ऐसी लापरवाही करता है क्या? आपको पता है ना, आपके अलावा मेरा है ही कौन? ये कहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। विहान उसे संभालते हुए दादी माँ पर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला, देखा दादी माँ, आपने रुला दिया ना अपनी प्यारी पोती को। क्या जरूरत थी आपको लापरवाही करने की, बताइए आप। कोट। नंदिनी जी विहान की बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। ईशा एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी। वो हर सिचुएशन का सामना बहुत समझदारी और पेशेंस के साथ करती थी। वक्त के दिए घावों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया था। वह एक रिजर्व टाइप की पसंद थी। अपनी बातें खुद तक ही रखना पसंद करती थी। वह खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते अपने आप को भूल चुकी थी। आदित्य और विहान उसके बहुत करीबी दोस्त थे, और अब तो विहान उसका होने वाला लाइफ पार्टनर भी था। पर अभी तक ईशा ने अपने गहरे घावों को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। वह ऐसा दिखाती कि सब ठीक है, पर आदित्य और विहान उसकी तकलीफों को अच्छी तरह समझते थे। विहान जानता था कि नंदिनी दादी माँ ईशा की सब कुछ है और उनके लिए ईशा बहुत इमोशनल भी है। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर दादी माँ के साथ कुछ हो जाए यह उसे मंजूर नहीं था। ईशा विहान और दादी माँ के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर चुकी थी। वह विहान से अलग होकर उसके सीने पर मारते हुए बोली, बस कीजिए आप दोनों अपना ये नाटक। आप लोगों को पता भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी जी ईशा के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हो गई थी, पर देखिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम। उद्धरण चिन्ह। ईशा दादी माँ के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें यूं छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर नंदिनी प्यार से ईशा के सिर को सहलाने लगी। आदित्य ऑफिस से घर आ रहा था। वह दीक्षा के बारे में ही सोच रहा था। ये सोचते सोचते उसकी कार पार्किंग एरिया में पार्क हो गई।
वह कार से निकलकर अपने ब्लेजर को अपने एक हाथ में लेकर वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आया। दीक्षा का कॉलेज से आने का टाइम भी हो चुका था। वह देखना चाहता था कि उसकी वाइफी की तबीयत अभी कैसी है। वैसे सुबह के वक्त तो वह बिल्कुल ठीक ही लग रही थी, इसलिए आदित्य की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। रूम में एंटर करते ही उसने देखा कि दीक्षा अपने हाथों में चॉकलेट लेकर उसे खाते हुए लापरवाही से इधर से उधर चल रही थी। जैसे ही वह उसकी तरफ मुड़ी, उसके पैर आपस में उलझ गए और वह गिरने को हुई ही थी कि वक्त रहते आदित्य ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दीक्षा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली तो आदित्य गुस्से से उसे घूर रहा था। वह उसके कंधे को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, अभी चोट लग सकती थी तुम्हें, क्या जरूरत थी लापरवाही से चलने की। आदित्य के टोन में उसके गुस्से के साथ ही फिक्र भी साफ झलक रही थी, पर उसके हाई पिच को सुनकर दीक्षा सहम गई और झट से उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। आदित्य उसकी तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए बोला, दीक्षा मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। तभी आदित्य को अपनी शर्ट गीली गीली सी महसूस हुई। उसने दीक्षा को खुद से अलग किया तो पाया कि वह उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर चॉकलेट खाने में लगी हुई थी, जिसके कारण उसके मुंह पर हर तरफ चॉकलेट लग चुका था। साथ ही उसकी शर्ट पर भी चॉकलेट लग चुकी थी। ये देखकर आदित्य अपनी आंखें छोटी करके दीक्षा को देखने लगा। उसने एक झटके में दीक्षा के हाथों से चॉकलेट लेकर उसे डस्टबिन में डाल देता है, जिससे दीक्षा की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। आदित्य उसे देखकर कुछ नहीं कहता और दीक्षा को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। दीक्षा रोतड़ू सी शक्ल बनाकर उसके सीने पर मारते हुए बोली, आपने मेरी चॉकलेट छीन ली, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आदित्य उसे शोवर के नीचे खड़ा कर देता है और शोवर ऑन करके उसके पास आ जाता है। वह दीक्षा के चेहरे को साफ करते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं हो गई हो तुम। दीक्षा उसके शर्ट के बटन पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, नहीं, आप पहले से ज्यादा खड़ूस हो गए हैं। कोट। आदित्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे टीस करते हुए बोला, ऐसा क्या? ठीक है, चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। तुम्हारा एक खड़ूस पति अंदर से कितना रोमांटिक है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह दीक्षा के होठों की तरफ झुकने ही वाला होता है कि तभी दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, आदि बहुत गर्मी लग रही है, आप कोल्ड शोवर ऑन कीजिए ना। ये सुनकर आदित्य दीक्षा के माथे का टेम्परेचर चेक करता है और कहता है, वाइफी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें पता है ना कि बाहर का मौसम कितना ठंडा है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा शोवर में भीगते हुए बोली, तो इसमें मेरी क्या गलती कि मुझे गर्मी लग रही है। आदित्य ने ल्यूक वार्म वाटर वाले शोवर को बंद करके कोल्ड वाटर वाला ऑन कर दिया। वह दीक्षा को अपने करीब करके उसे उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। दीक्षा आदित्य की नेक का सपोर्ट लेकर उसके किस में इन्वॉल्व हो जाती है। आदित्य उसे किस करते हुए दीक्षा के कपड़े रिमूव करने लगता है। उसके बाद वह अपने कपड़े भी उतार देता है। थोड़ी देर तक शोवर के नीचे खड़े रहने के बाद वह एक बाथरोब पहन लेता है और दीक्षा को एक टॉवेल में लपेटकर बेडरूम में आ जाता है और उसे बेड पर आहिस्ते से लेटा देता है। वह उसके ऊपर जाते हुए एक बार फिर उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की किस में खोने से लगे थे। तभी आदित्य कुछ फील करके रुक जाता है। वह दीक्षा के होठों को आहिस्ते से बाइट कर लेता है और उससे अलग होकर उसके माथे को चूम लेता है। वह क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आता है और दीक्षा के सिर के पास बेड पर बैठ जाता है। दीक्षा इस वक्त टॉवेल में ही होती है। वह अपनी आंखें बंद किए हुए होती है। आदित्य रुक गया था क्योंकि उसे दीक्षा की बॉडी टेम्परेचर एक बार फिर हाई होती हुई फील हो रही थी। वह उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला, जान तुम ठीक हो ना? दीक्षा का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। वह आहिस्ते से अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, बहुत अजीब सा लग रहा है आदि। उद्धरण चिन्ह। कैसा फील कर रही हो मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य को अपने पास आने का इशारा करती है। आदित्य उसकी बगल में लेट जाता है। दीक्षा उसके करीब आकर उसके सीने से लिपटते हुए बोली, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। रोमांटिक मोमेंट्स। दीक्षा आदित्य को अपने पास आने का इशारा करती है। आदित्य उसकी बगल में लेट जाता है। दीक्षा उसके करीब आकर उसके सीने से लिपटते हुए बोली, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। आदित्य उसके सिर पर किस करते हुए बोला, वाइफी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आई नो कल से तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये कहते हुए वह डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, कुछ मत कीजिए।
बस आप मेरे पास रहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। कोट। आदित्य ने दीक्षा को अपनी आगोश में भर लिया और उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के सीने में खुद को समा लेती है। वह आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी आंखें बंद किए हुए दीक्षा की पीठ को रब करने लगता है। उसने अपनी आंखें बंद तो कर रखी थी, पर उनमें नींद का दूर दूर तक नामोनिशान नहीं था। आदित्य को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अपनी आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। वह काफी देर तक सीलिंग को यूं ही देखकर कुछ सोचने में लगा हुआ था। इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ वंश अपना लैपटॉप लेकर बेडरूम के सोफे पर बैठा हुआ था। वह काम तो कर रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वह न चाहते हुए भी उस कलीग के बारे में सोच रहा था जो कृतिका के आसपास मंडरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे इनसिक्योरिटी फील क्यों हो रहा था। उसके जहन में बार बार आ रहा था कि वह कृतिका से पूछ ले कि वह कौन था, पर वह ये भी सोच रहा था कि कहीं कृतिका उसकी बातों का गलत मतलब न समझ बैठे। पर उसके बारे में जाने बिना भी उसे चैन कहाँ पड़ने वाला था। पहली बार वंश किसी उलझन में था। जनरली उसके साथ ऐसा नहीं होता था। वह बिना किसी सेकंड थॉट के अपनी बात रख देता था, पर कृतिका के केस में ऐसा नहीं था। और ये वंश के साथ पहली बार हो रहा था जब वह किसी बात को कहने में इतना वक्त ले रहा था। कृतिका कब से वंश को नोटिस करने में लगी हुई थी। वह देख पा रही थी कि कहने को तो वह लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने वक्त में फोकस कर रहा है, पर उसके चेहरे पर कसमकस देखकर वह समझ गई कि जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है। पर क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वह वंश के पास गई और सोफे पर उसकी बगल में बैठ गई। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, क्या सोचने में लगे हैं आप? वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृतिका की तरफ देखने लगा। वह लैपटॉप को शट डाउन करते हुए कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोचने में लगा हुआ हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कृतिका स्माइल करते हुए वंश की तरफ देखते हुए बोली, आपके चेहरे पर हमेशा रहने वाला सीरियसनेस और एक कामनेस की जगह इस कसमकस ने ले रखी है। इससे मुझे समझ आ गया कि आपके मन में जरूर कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। वंश भी कृतिका से उस कलीग के बारे में पूछना तो चाहता था, पर उसने डायरेक्टली न पूछते हुए उससे बोला, हम ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही टेंशन का माहौल है। बस उसे ही सोचने में लगा हुआ था। कृतिका, आज तुम्हारे ऑफिस में मैंने तुम्हारी डेस्क पर एक लड़का देखा, क्या वो तुम्हारा कलीग है? उद्धरण चिन्ह। आज पहली बार वंश को अपनी बात घुमा फिरा कर कहना पड़ रहा था। कृतिका समझ गई कि वंश किस लड़के की बात कर रहा है। वह इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके बोली, अच्छा वो। कृतिका के फेस पर उस लड़के का जिक्र होते ही स्माइल देखकर वंश का दिल एक बार फिर जलने लगा। कृतिका अपने फेस पर स्माइल जारी रखते हुए बोली, वो अभय है, मेरा कलीग और एक अच्छा फ्रेंड भी है। वंश, आपको पता है जब मैं मुंबई में पहली बार आई और ऑफिस ज्वाइन किया तो अभय ने मेरी बहुत हेल्प की थी। ही इज सच अ नाइस गाय। उद्धरण चिन्ह। अपनी वाइफ के मुंह से किसी दूसरे आदमी की तारीफ, वो भी खुद के सामने। वंश को उस अभय से इतनी जलन और इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बता नहीं सकता था। इतनी तारीफ तो कृतिका ने अब तक उसकी भी नहीं की थी जितनी कि वह अभय की कर रही थी। वंश को उस अभय को मारने का तो बहुत मन कर रहा था, पर उसने अपनी इस जेलेसी को अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। वह अपने दिल पर पत्थर रखकर कृतिका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, सो नाइस। मुझे तो अभय को पर्सनली थैंक यू कहना चाहिए, उसने मेरी वाइफ की इतनी हेल्प जो की है। उद्धरण चिन्ह। वंश की जेलेसी से अनजान कृतिका, जो अपनी फ्रेंडशिप का गुणगान करने में लगी हुई थी, वह अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, वह बहुत ही हम्बल है। आपको पता है वो मुझे हमेशा कहता है कि मैं अगर ऑफिस में नहीं होती तो उसका क्या होता। मतलब ये वदस तो मुझे उससे कहना चाहिए ना कि अगर वो नहीं होता तो मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती। उद्धरण चिन्ह। कृतिका का इतना कहना था कि वंश की जेलेसी लेवल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। वह मन ही मन बोला, बस वाइफी बस, अगर तुम अपने हस्बैंड की तारीफ नहीं कर सकती तो उसके दिल को जलाओ मत। आई नो उस अभय के बच्चे ने तुम्हारी बहुत हेल्प की होगी, पर प्लीज मेरे सामने बार बार उसका नाम मत लो, वरना बेकार में ही एक इनोसेंट की मेरे हाथों जान चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वंश अपने मन में ये सब बोले जा रहा था। उसकी आंखों में उसकी जलन छलक कर बाहर आ रही थी।
कृतिका उसके इसी एक्सप्रेशन को नोटिस करने में लगी हुई थी। अब जाकर कृतिका को समझ आया था कि ये जेलेसी उसके फेस पर किस वजह से थी। ये जानकर कृतिका मन ही मन बहुत खुश भी हो गई, क्योंकि वंश उसे अपना समझकर किसी और से जेलस फील कर रहा था। उसकी जेलेसी से कृतिका समझ गई कि अभय का उससे यूं हंस हंस कर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह वंश को परेशान करने के टोन में बोली, वंश आपको पता है अभय। कृतिका बस इतना ही बोल पाई थी कि उसकी आगे की आवाजें उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि वंश ने अपने होंठों से कृतिका के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था। वह बहुत प्यार से सॉफ्टली कृतिका के होंठों को किस कर रहा था। पहले तो कृतिका वंश के इस मूव से शॉक्ड रह गई, पर वह धीरे धीरे वंश के किस के एहसास में खोने लगी। उसने अपने मुलायम हाथों से वंश की नेक को थाम लिया और उसके किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। कृतिका के इस मूव ने इस किस को और भी इंटेंस बना दिया। वंश पूरी वाइल्डनेस के साथ कृतिका को किस करने लगा। वह उसे किस करते हुए सोफे पर पूरी तरह झुक जाता है। वह किस करते हुए कृतिका के दोनों मुलायम हाथों को सोफे पर प्रेस कर देता है और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसे कृतिका की सांसें भारी महसूस होती है तो वह खुद को कंट्रोल में करने के लिए कृतिका के होंठों को आहिस्ते से बाइट कर लेता है और उसे रिलीज कर देता है। वंश के इस किस से कृतिका के दोनों गाल गुलाबी हो चुके थे। वह ब्लश कर रही थी और ऐसा करते हुए वह और भी अट्रैक्टिव और क्यूट लग रही थी। वह ब्लश करता देख वंश उसे टीज करते हुए बोला, आज किससे ही पेट भरना है या डिनर करने भी चलोगी। ये सुनकर कृतिका को और शर्म आने लगी। वह वंश का वेट किए बगैर ही किचन की तरफ भागकर चली गई। ये देखकर वंश मन ही मन स्माइल करता है और कृतिका के पीछे जाने लगता है। वह किचन में जाकर काउंटर के पास खड़ी होकर कुछ सोचती हुई कृतिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वह उसके कंधे पर एक हाथ रखकर बोला, क्या सोच रही हो। कृतिका, मैं सोच रही थी कि क्यों न खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह कृतिका को अपने सामने करते हुए बोला, वाई नोट। मैं तो कहता हूँ कि खाने की शुरुआत ही मीठे से होनी चाहिए। ये कहते हुए वंश कृतिका के होंठों की तरफ झुकने लगता है। कृतिका को अब समझ आ रहा था कि वंश किस मीठे की बात कर रहा था। वह वंश के इरादों पर पानी फेरते हुए उसके होंठों पर अपनी हथेली रखते हुए बोली, नो मिस्टर सिन्हानिया, मैं इस मीठे की बात नहीं कर रही थी। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर तुम किस मीठे की बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। कृतिका, मैं किचन में कुक होने वाले मीठे की बात कर रही थी। क्यों न आज हम गाजर का हलवा टेस्ट करें। मुझे बहुत मन कर रहा है ये टेस्ट करने का। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर इसमें सोचना क्या, लेट्स कुक टुगेदर। अब चौंकने की बारी कृतिका की थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वंश की तरफ देखने लगी, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हुआ हो जो अभी अभी वंश ने कहा। वंश कृतिका की तरफ देखकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो। कृतिका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, वंश, क्या मैंने सही सुना कि आप अभी कुकिंग करने की बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए बोला, क्यों तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे पति को ऑफिस संभालने के अलावा और कुछ नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर आप किसी भी एंगल से नहीं दिखते कि आपको कुकिंग आती होगी। वंश अपने मन में बोला, सीरियसली, खाना बनाना आने के लिए एक सर्टेन वे में दिखना होता है क्या। वह अपना सिर झटकते हुए कृतिका की तरफ देखकर बोला, चलो आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश गाजर के हलवा की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हुए एक पैन को गैस ओवन पर रख देता है। वह कृतिका को सामने खड़ा करते हुए खुद उसके पीछे आ जाता है। वह कृतिका के एक हाथ को अपने हाथ से पकड़कर पैन पर स्पून जलाने लगता है। वंश कृतिका के बहुत करीब खड़ा हुआ था, जिससे कृतिका वंश की गर्म सांसों को अपने कंधे पर, अपनी नेक पर महसूस कर सकती थी। उसके इस एहसास से कृतिका की हालत खराब हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वंश के इस तरह करीब आ जाने से वह बेचैन हो उठी थी। वंश इन सबसे अनजान कृतिका के साथ कुकिंग करने में लगा हुआ था। वह एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स पैन पर डाले जा रहा था। पैन पर डाले सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टर करते हुए वंश के हाथ कृतिका की खुली पतली कमर को टच हो गए, जिससे कृतिका की तो सांसें ही तेज हो गई थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वह वंश की नजदीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वंश की खुशबू, उसके करीब होने का एहसास कृतिका को उसमें खोने को मजबूर कर रहा था।
आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो रहा था। दीक्षा भी उसकी बाहों में लिपटी हुई थी कि तभी आदित्य को नींद में ही दीक्षा की हलचल महसूस हुई। वह अपनी आंखें खोलकर जैसे ही दीक्षा को देखता, दीक्षा उसे पुश करते हुए झट से वॉशरूम की तरफ चली गई और सिंक के पास खड़े होकर वोमिटिंग करने लगी। अब तक आदित्य भी उठकर वॉशरूम की तरफ जा चुका था। वह सिंक के पास खड़े होकर दीक्षा की पीठ को सहला रहा था। वॉमिटिंग के बाद दीक्षा ने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया। आदित्य ने उसके चेहरे को टॉवेल से अच्छी तरह पोंछ दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर आहिस्ते से सुला देता है। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़कर सो जाती है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन डिसाइड करता है कि सुबह होते ही वह दीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि हो न हो दीक्षा के साथ कुछ तो रॉन्ग जरूर था जो उसे नजर नहीं आ रहा था। दीक्षा's लाइफ इज इन डेंजर। आदित्य ने उसके चेहरे को टॉवेल से अच्छी तरह पोंछ दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर आहिस्ते से सुला देता है। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़कर सो जाती है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन डिसाइड करता है कि सुबह होते ही वह दीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि हो न हो दीक्षा के साथ कुछ तो रॉन्ग जरूर था जो उसे नजर नहीं आ रहा था। अब आगे कृतिका और वंश ने मिलकर गाजर का हलवा रेडी कर लिया था। कुकिंग के दौरान वंश उसके बेहद करीब था, जिससे कृतिका बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर साथ ही वह वंश को खुद से दूर करना भी नहीं चाहती थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कृतिका ने दोनों के लिए डिनर सर्व किया। दोनों डिनर करने लगे। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था, क्योंकि दोनों शांति से खाना खा रहे थे। सुमित्रा आंटी जा चुकी थी। अचानक से कृतिका के माइंड में कुछ आया। वह वंश की तरफ देखकर उसकी फैमिली के बारे में सोचने लगी। कृतिका को लगा कि शायद आज उसके पास मौका है वंश से उसकी फैमिली के बारे में जानने का। वह उसकी तरफ देखने लगी। वंश ने कृतिका की नजर अपने ऊपर महसूस की तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वंश आपके मॉम डैड कहाँ हैं और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? वंश जिसे अपने मॉम डैड और फैमिली के नाम से ही चिढ़ थी। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई उससे उनके बारे में पूछे। यहाँ तो उसकी वाइफ ही उसे उसके मॉम डैड के बारे में पूछ रही थी। ये कृतिका की गलती नहीं थी, क्योंकि वह उसके पास से बिल्कुल अनजान थी। वंश उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा हो गया है, तुम डिनर करके सो जाना। ये कहते हुए वह वहाँ से सीधे बेडरूम की तरफ चला गया। कृतिका उसे बस देखती ही रह गई, क्योंकि वंश अभी तो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था। अब अचानक से मॉम डैड और फैमिली का नाम आते ही वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? कृतिका के मन में यही सब चल रहा था। तभी उसका ध्यान गाजर के हलवे पर गया, जो कि उसने और वंश दोनों ने मिलकर बनाया था। वंश उसे बिना टेस्ट किए ही चला गया था, इसलिए कृतिका को भी खाने का मन नहीं हुआ। वह उसे फ्रिज में रखते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वंश पहले ही सोफे पर लेटा हुआ था। कृतिका वंश को देखते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अपने नाइट वेयर पहनकर वह बाहर आती है और बेड पर आहिस्ते से लेट जाती है। वह लेटे हुए भी वंश को ही देखने में लगी थी। वंश की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह एकटक सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोचने में लगा हुआ था। वही कृतिका भी वंश के बारे में भी सोचने में लगी हुई थी। मल्होत्रा हाउस। आदित्य रोज की तरह ही सुबह जल्दी उठा। वह अपना जिम करते हुए वापस आ गया। दीक्षा अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। वह दीक्षा के पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, दीक्षा अब उठ भी जाओ, और कितनी देर सोने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा नींद में कुनकुनाते हुए बोली, आदि प्लीज बस थोड़ी देर और, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए मुझे रेस्ट करने दीजिए। अभी कुछ दिनों से आदित्य को दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने डिसाइड भी कर लिया था कि आज दीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा के माथे को चूम लिया और उसे सोने दिया। वह वॉशरूम की तरफ शॉवर लेने के लिए चला गया, फिर क्लोजेट रूम में जाकर ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर भी आ गया। वह बाहर आकर सीधे बेड के पास चला गया। दीक्षा अभी भी सो ही रही थी, पर आदित्य ने नोटिस किया कि अब तक दीक्षा का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। ये देखकर आदित्य पूरी तरह से घबरा गया। वह दीक्षा के गालों पर थपकियां देते हुए बोला, दीक्षा तुम ठीक हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो और मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी मुरझाई हुई शक्ल के साथ अपनी आंखें खोलते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि मुझे। दीक्षा ने इतना ही कहा था कि वह एक झटके में बेड से उठ गई।
वह वॉशरूम तक पहुंच भी नहीं पाई थी और वहीं बेडरूम में ही उल्टी करने लगी। जब आदित्य दीक्षा के पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीक्षा की वॉमिटिंग में पूरा ब्लड नजर आ रहा था। आदित्य को जिसका डर था बिल्कुल वही हुआ था। वह दीक्षा के पास गया। दीक्षा तो खून देखकर डर के मारे कांपने लगी। वह कांपते हुए आदित्य की तरफ देखकर बोली, आदि, ये खून, मुझे क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह उसके माथे को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये कहते हुए वह दीक्षा को जैसे ही गोद में उठाने लगा, दीक्षा बेहोश हो जाती है। आदित्य टाइम वेस्ट किए बगैर उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है। नीचे जब ईशान और मोहित दीक्षा को आदित्य की गोद में देखते हैं और आदित्य की व्हाइट शर्ट पर खून के इतने धब्बे देखते हैं तो उनकी जान हलक में अटक जाती है। ईशान सिचुएशन को समझकर पहले ही ड्राइवर को बोल देता है। आदित्य बिना टाइम वेस्ट किए दीक्षा को लेकर कार में बैठ जाता है। वह ड्राइवर को कार हॉस्पिटल की तरफ लेने के लिए बोलता है। ड्राइवर पूरी स्पीड से कार को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। आदित्य की तो जान हथेली में आ जाती है। वो दीक्षा को लेकर आज हॉस्पिटल जाने ही वाला था, पर उसे दीक्षा को इस हालत में हॉस्पिटल लेकर जाना होगा उसने सोचा नहीं था। वह कार में वंश को कॉल करके डॉक्टर्स की टीम रेडी करने को बोलता है। आदित्य की आवाज से ही पता चल रहा था कि वह कितनी टेंशन में है। कृतिका वही वंश के पास ही खड़ी थी। उसने वंश की बातें सुन ली थी। साथ ही वंश के फेस के टेंस एक्सप्रेशन को देखकर वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? सब ठीक है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, बॉस का फोन था। उन्होंने अर्जेंटली डॉक्टर्स की टीम रेडी करने को कहा है। उनकी आवाज से वो काफी टेंस साउंड कर रहे थे। हाई होप मल्होत्रा हाउस में सब ठीक हो। कोट। ये कहते हुए वह वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। कृतिका ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वंश ने उसे मना करना चाहा, पर कृतिका उसके आगे आगे चलने लगी। वंश जल्दी से कार के पास चला गया। ईशान और मोहित भी एक कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। दीक्षा की हालत बद से बदतर हो रही थी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए घबराहट से भरी टोन में बोला, वाइफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी ही देर में उसकी कार हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वह दीक्षा को लेकर कार से बाहर आ गया। दीक्षा को स्ट्रेचर में लेटाते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। डॉक्टर्स की टीम पहले ही रेडी थे। उसे अंदर लेने के बाद रूम का इलेक्ट्रॉनिक डोर क्लोज हो गया। अब तक वंश और कृतिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हॉस्पिटल किसे लाया गया है। आदित्य जब दीक्षा के साथ रूम में एंटर होने को हुआ तो डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट करते हुए उसे वहीं बाहर रहने को कहा। तब वंश आदित्य के पास गया और उसे रोकते हुए बाहर ले आया। तब वंश को पता चला कि दीक्षा को हॉस्पिटल लाया गया है। वंश आदित्य के फेस पर फिक्र साफ साफ देख पा रहा था। कृतिका वही वेटिंग चेयर पर बैठी हुई। तभी मोहित और ईशान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर भी घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। कृतिका उन्हें देखकर अपनी जगह से उठ गई और उनके पास जाने लगी। वंश आदित्य को लेकर कैबिन रूम में आ गया। आदित्य वही चेयर पर बैठा हुआ था। वंश उसके बगल में खड़ा हुआ था। इस समय आदित्य का फेस पूरी तरह से घबराहट और टेंशन से भरा हुआ था। अब तक वंश भी समझ चुका था कि उसके बॉस अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर वो खो नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स दीक्षा को एग्जामिन करके कैबिन में आ गए, जहां आदित्य बैठा हुआ था। वे सभी डॉक्टर्स आदित्य के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। पर जो भी बात थी उसे आदित्य को तो बताना ही था। कृतिका ईशान और मोहित की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों तो मल्होत्रा हाउस से आ रहे हो ना? वहाँ सब ठीक तो है? ये पूछते हुए कृतिका के फेस पर एक अनजाना सा डर नजर आ रहा था। ईशान और मोहित अब क्या ही बोलते। उन्हें चुप देखकर कृतिका का डर और बढ़ने लगा। वह अपनी घबराए आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ईशान कृतिका की तरफ देखते हुए सब कुछ बता देता है जो कि उसने देखा था। ये सुनकर कृतिका को तो चक्कर आने लगता है। मोहित कृतिका के पास जाकर उसे संभालते हुए बोला, भाभी प्लीज आप अपने आप को संभालिए। उद्धरण चिन्ह। कैबिन रूम में सभी डॉक्टर्स आदित्य की तरफ घबराहट से भरी आंखों से देख रहे थे। आदित्य अपनी सर्द आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा को क्या हुआ है? एक डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा को जहर दिया गया है।
आदित्य अपनी हैरानी से भरी आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। वंश को भी ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी। वह डॉक्टर अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और रेयर टाइप का जहर दिया गया है। इस जहर की थोड़ी सी मात्रा इन्हें पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए इनकी बॉडी पर इसका ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, पर अभी जहर की अच्छी खासी मात्रा इनकी बॉडी में मिली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया था। वह इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसका यह खतरनाक ऑरा देखकर सभी डॉक्टर सहम से गए थे। वह अपनी खतरनाक आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ये सुनकर सारे डॉक्टर्स ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर आदित्य का फेस गुस्से से लाल हो गया। वह वंश की तरफ देखे बिना ही अपनी सर्द आवाज में बोला, वंश, मैंने तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम रेडी करने को कहा था। आर यू श्योर तुमने मेरे इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो किए हैं? एक डॉक्टर हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, वी आर सॉरी टू से बट जिस टाइप का जहर मिसेस मल्होत्रा को दिया गया है वह बहुत ही पावरफुल, खतरनाक और रेयर टाइप का जहर है। वी आर नॉट श्योर कि इस जहर का एंटीडोट पूरे इंडिया में कहीं मिल पाएगा। हमें तो ये जानकर शौक हो रहा है कि यह जहर उनकी बॉडी में आया कैसे। वी आर सॉरी, एक डॉक्टर हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, वी आर सॉरी टू से बट जिस टाइप का जहर मिसेस मल्होत्रा को दिया गया है वह बहुत ही पावरफुल, खतरनाक और रेयर टाइप का जहर है। वी आर नॉट श्योर कि इस जहर का एंटीडोट पूरे इंडिया में कहीं मिल पाएगा। हमें तो ये जानकर शौक हो रहा है कि यह जहर उनकी बॉडी में आया कैसे। अब आगे आदित्य को भी बहुत हैरानी हो रही थी कि किसने ये करने की जुर्रत की है। एक डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, सर, रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया के कुछ ही लैब्स में इस जहर का एंटीडोट मौजूद है। आदित्य अपनी लाल आंखों से एक नजर सारे डॉक्टर्स को देखता है। इससे सबके फेस पर ठंडे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह उनकी तरफ देखते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, कैसे भी करके दीक्षा को कुछ देर के लिए स्टेबल रखो। सारे डॉक्टर्स आदित्य के डार्क ऑरा से पहले ही काफी डर चुके थे। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और उस रूम की तरफ चले गए जहां दीक्षा को अभी रखा गया था। जहर ने दीक्षा की बॉडी पर बुरी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। वह लगातार खून की उल्टियां किए जा रही थी। उसकी हालत वक्त के साथ और खराब होती जा रही थी। सारे डॉक्टर्स ने अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज के दम पर दीक्षा को किसी भी हाल में स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। अब तक दीक्षा की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उन डॉक्टर्स को तो जैसे आने वाले अनहोनी का डर सता रहा था, क्योंकि कुछ घंटे और दीक्षा इस दुनिया को अलविदा कहने की कगार पर पहुंच सकती थी। पर उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और डटे भी रहे, क्योंकि एक डॉक्टर का काम ही होता है पेशेंट की जान बचाना, और वे सभी अपनी इसी कोशिश में लगे हुए थे। वही कैबिन रूम में आदित्य ने अपने सभी रिसोर्सेस को इस काम में लगा दिया। उसने सख्त से सख्त ऑर्डर दिए कि अगले 2 घंटे में उसे किसी भी तरह से जहर के एंटीडोट का पता चाहिए। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े वो कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर उसकी जान उसकी दीक्षा की थी, जिसके लिए वो दुनिया की हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता था। उसने देव और श्रुति को कॉल किया, उन्हें सारी सिचुएशन समझाए और ऑर्डरिंग टोन में बोला, चाहे कुछ भी करो पर अगले 1 घंटे में मुझे इस जहर का एंटीडोट पता चल जाना चाहिए और अगले 4-5 घंटे में उसे हर हाल में इंडिया लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। देव और श्रुति बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम पर लग गए। उन्हें अपने बॉस की आवाज सुनकर ही पता चल गया था कि वे कितने ज्यादा परेशान हैं। देव, श्रुति और वंश तीनों जब से आदित्य के साथ काम कर रहे थे उन्होंने आज तक अपने बॉस के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं देखी थी। वह हमेशा सारे सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करता था। शायद दीक्षा ऐसी पहली इंसान थी जिसकी छोटी से छोटी खरोंच भी आदित्य को तकलीफ दे जाती थी। फिर यहाँ तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। वह किसी भी हालत में दीक्षा को कुछ होने नहीं दे सकता था। श्रुति और देव आदित्य की शादी के टाइम मौजूद नहीं थे, क्योंकि न्यूयॉर्क वाली ब्रांच में कुछ इम्पोर्टेंट डील्स क्रैक करनी थी, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ा था। वे आज तक दीक्षा से नहीं मिले थे, पर वे इतना समझ चुके थे कि उनकी लेडी बॉस उनके बॉस की जान से भी ज्यादा प्यारी है। श्रुति ने अपनी स्पेशल टीम को चारों तरफ फैला दिया था। वह कॉल करके भी दुनिया की जानी मानी लेबोरेटरीज को कांटेक्ट करने में लगी हुई थी। देव भी अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था। आदित्य के दिए 1 घंटे में आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया था, पर अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। आदित्य ने देव को कॉल किया। आदित्य का कॉल देखकर देव के चेहरे पर एक बार फिर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने कॉल रिसीव किया।
आदित्य दूसरी तरफ से बोला, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। देव, सॉरी बॉस, श्रुति और मैं दोनों बहुत ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ऑर्डरिंग टोन में बोला, दिस इज नॉट द वे देव। कम ऑन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यू नीड टू डू फास्ट। उद्धरण चिन्ह। देव, यस बॉस, वी आर देयर। तभी देव ने श्रुति की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल आ रही थी, जिसका मतलब था कि उन्हें उस चीज का पता मिल चुका है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। देव, बॉस वेट अ मिनट, आई विल राइट बैक टू यू। देव की बातें सुनकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रुति देव की तरफ देखकर बोली, देव, वी डिड इट। मुझे एंटीडोट को पता चल चुका है और थैंकफुली यह न्यूयॉर्क की ही एक लैब में मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव के फेस पर भी एक सुकून की स्माइल आ जाती है। वह श्रुति की तरफ देखते हुए बोला, तो हम वेट किसका कर रहे हैं, लेट्स गो फास्ट। उद्धरण चिन्ह। श्रुति उसे रोककर समझाते हुए बोली, देव ये सब इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सोच रहे हैं। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए और हमें पूरी तरह चौकन्ना भी रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। देव को भी श्रुति की बातें सही लगती है। दोनों तैयारी के साथ अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। श्रुति ने पहले ही आदित्य को मैसेज कर दिया था कि उन्हें एंटीडोट का पता मिल चुका है और वह न्यूयॉर्क में ही मौजूद है। ये मैसेज पढ़कर आदित्य एक राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी 2-3 डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं। उन्हें आदित्य के पास आया देख कृतिका से भी वेट नहीं होता और वह उनके पास दौड़ी चली आती है। वंश उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। वंश भी अब तक अपने सारे रिसोर्सेज से जहर के एंटीडोट के बारे में ही अपडेट ले रहा था। डॉक्टर्स को अपनी तरफ यूं घबराए हुई शक्ल लेकर देखता देख आदित्य की जान हलक में अटक जाती है। आदित्य अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए उनकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ? दीक्षा को ट्रीट करने बजाय आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तीनों एक साथ बोले, वी आर सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, पर मिसेस मल्होत्रा की बॉडी पर वह जहर पूरी तरह से फैल चुका है। अब उनके बचने के चांसेस 25% से भी कम है। ये सुनकर कृतिका को तो चक्कर आ गए। वह गिरकर बेहोश ही होने वाली थी कि वंश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए कृतिका को संभालने के लिए कहता है। आदित्य उन डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए बोला, अगले 4 घंटे तक किसी भी तरह दीक्षा को स्टेबल रखो। ये कहते हुए वह खुद ही उस कमरे में एंटर होता है। दीक्षा का पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी बॉडी में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। वह दीक्षा के करीब गया और आहिस्ते से उसके माथे को चूमते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, क्यों तुम हमेशा मेरे टेस्ट का पेशेंस लेती रहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, खबरदार जो मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी तो। तुम जानती हो ना मेरा नाम आदित्य मल्होत्रा है और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझसे छूटने के बारे में तो सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह आहिस्ते से दीक्षा के हाथों को चूम लेता है। उसे पता था कि उसकी वाइफी अभी उसकी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देगी। वह उसके हाथों को एक बार फिर चूमते हुए बोला, आई नो तुम बहुत स्ट्रोंग हो। तुम अपने आदि को ऐसे तो छोड़कर नहीं जाओगी। वाइफी मेरे लिए बस कुछ घंटे और रुक जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते वक्त आदित्य की आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर दीक्षा के गालों पर गिर जाती है, जिससे शांत पड़ी दीक्षा की बॉडी में हलचल होने लगती है। आदित्य अभी दीक्षा के पास ही रहता है। दूसरी तरफ वंश कृतिका को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। वह आहिस्ते से उसे बेड पर लेटा देता है। डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे होते हैं। कृतिका बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देते हैं और वंश की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वहां से चली जाती है। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कृतिका को होश आ जाता है। वह झट से बेड से उठ जाती है। वह अपने आंखों में आंसू लेकर वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश वो मेरी प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की हालत देखकर वंश उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हारी प्रिंसेस को, बस भगवान पर थोड़ा सा भरोसा रखो हम। ये सुनकर कृतिका रोते हुए वंश के सीने से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पर डॉक्टर्स ने तो कहा था कि मेरी प्रिंसेस के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये कहते हुए वह बिलक बिलक कर रोने लगी।
वंश एक बार फिर कृतिका को अपने सीने से लिपटा लेता है और उसकी पीठ को रब करता है। वंश जानता था कि दोनों बहनों में कितना ज्यादा प्यार है। कृतिका के लिए उसकी छोटी बहन उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वह किसी भी हालत में दीक्षा को खोना नहीं चाहती थी। वह कृतिका को जी भर कर रोने दे रहा था और खुद उसे संभालने में लगा था। कृतिका वंश की बाहों में रोते हुए सिसकियां भरने लगी। वहीं आदित्य दीक्षा के माथे को चूमते हुए उसके सिर को सहला रहा था। न्यूयॉर्क में देव और श्रुति उस लैब के लिए निकल चुके थे। वे अकेले नहीं थे, उनकी कार के पीछे बॉडीगार्ड्स से भरी 2 कारें और थीं। जैसे ही वे लैब के पास पहुंचे, जैसा कि श्रुति को अंदाजा हो गया था, उस लैब को बहुत सारे लोग जो कि दिखने में बॉडीगार्ड्स लग रहे थे, पहरा दे रहे थे। देव और श्रुति को पता थी कि अंदर जाने के लिए उन्हें इन सब का खात्मा करना ही होगा। दोनों ने टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत अपनी शार्प फाइटिंग स्किल से अपने काम पर लग गए। 15 मिनट में ही उन्होंने उन सब का सफाया कर दिया। वे दोनों लैब के अंदर आए। अंदर सारा का सारा इक्विपमेंट इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके आने से पहले किसी ने जानबूझकर यहाँ की हालत ऐसी कर दी थी ताकि उन्हें एंटीडोट ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़े। श्रुति देव की तरफ देखते हुए इशारे से बोली, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। देव ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों लैब के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जहां पग पग पर उनके लिए कुछ न कुछ रोड़ा पड़ा हुआ था। वे इन सबको पार करते हुए अंदर गए तो पाया कि वहां एक साइंटिस्ट को बॉम्ब से फिट कर दिया गया था। उन्होंने ध्यान से उस कमरे को नोटिस किया। उस साइंटिस्ट के ठीक ऑपोजिट एक बोतल में एंटीडोट रखा हुआ था। देव उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि श्रुति ने उसे रोक लिया और कहा, देव रुको, उस बोतल को ध्यान से देखो। ये साइंटिस्ट की बॉडी पर लगी बॉम्ब से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर हम डायरेक्टली इसे लेने की कोशिश करेंगे तो साइंटिस्ट के साथ ही पूरा लैब 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। देव और श्रुति परेशान होकर ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनका एक गलत स्टेप और उनकी लेडी बॉस उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए सबसे दूरी चली जाएगी। वे दोनों बहुत ही उलझन में पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर गलती करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था।